हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप बच्चों को बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा कोर्स हमने आप बच्चों के लिए तैयार किया हुआ है। तो बच्चों बीपीएससी के बच्चों को क्योंकि ऑडिटर का एग्ज़ाम होने वाला है तो हमने एक टेस्ट रखा था अपने बच्चों का, जो कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या जो ऐप के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं तमाम स्टूडेंट का टेस्ट था, लाइव टेस्ट था। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि वो तमाम बच्चे जो यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं वो भी इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। तो मैं आपको इसके रूल्स और रेगुलेशन आपको बता देता हूँ। मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाला हूं, तो आप पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स तैयार कर लीजिए अपनी तरीके से। और 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनमें से कोई 3 क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। और वीडियो को आप मत देखिएगा, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व कर लो तब आप इन वीडियो को जरूर एक बार आप देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। यानी कि ये सेल्फ एवेल्युएशन है, खुद आपको अपना मूल्यांकन करना है, खुद अपने नंबर देने हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और 2 पार्ट में क्वेश्चन है, कई जगह 3 पार्ट में भी हो सकता है। और उसी हिसाब से आपको अपनी मार्किंग खुद ब खुद देना है और खुद ही अपना मूल्यांकन करना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्रभावी मूल्यांकन आपका कोई नहीं कर सकता है। और जो बच्चे पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे को एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हुए, उनका तो हम कॉपी इवेल्युएट कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे की रह गई हो कॉपी चेक करना तो हमें ज़रूर बता दें, हम उसकी भी कॉपी चेक कर देंगे। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था, टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन है और मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ 6 क्वेश्चन के। लेकिन आप क्या कीजिएगा, यहाँ से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन ये हैं हमारे टोटल 6 क्वेश्चन। आप एक बार वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, यानी कि आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के पहले आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, फिर दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको यहां से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, यहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंज्यूमर सरप्लस, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो आपको कैसे इसका आंसर देना है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। अगर आपकी जगह मैं होता और मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग बताता कि आखिरकार कंज्यूमर सरप्लस क्या है। यानी कि यहां पे हमें सबसे पहले उपभोक्ता बचत के बारे में बताना है। इसका इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से देता मार्शल ने दिया, किस तरीके से उपभोक्ता बचत की डेफिनेशन है कि जो उपभोक्ता देने को तैयार है और जो वो उपभोक्ता वास्तव में दे रहा है उसके बीच का अंतर ही उपभोक्ता बचत कहलाता है। यानी कि लगभग मैं आधा पेज आपका इसका लिखता। उसके बाद मैं क्या करता बच्चों के लिए एक तालिका, एक टेबल बनाता, और यानी कि टेबल बनाता, उसके थ्रू कंज्यूमर सरप्लस समझाने की कोशिश करता। ये सब चीज़ हमने अपने वीडियो के माध्यम से समझाई हुई है, नोट्स के माध्यम से समझाई हुई है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। उसके बाद डायग्राम बनाता है, यानी कि आपको एक डायग्राम के थ्रू भी आपको इसको समझाना चाहिए, चित्र बना के आपको इसको समझाना चाहिए। चित्र किस तरीके से बनाना है मैं एक बार आपको चित्र बना के समझा देता हूं। यानी कि आपको डायग्राम बनाना है कि ये देखिए घटती सीमांत उपयोगिता नियम है, ये सब एक्सप्लेनेशन में काम आ जाएगा। ये हमारी घटती सीमांत उपयोगिता नियम है और जो कीमत है वो स्थिर रहती है। तो जब इक्विलिब्रियम होगा उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होगा। इस केस में उपभोक्ता की बचत 0 होगी और इससे पहले की सभी इकाइयों पर उपभोक्ता को जो प्राप्त होगा वो बचत प्राप्त होगी। तो ये जो है ये उपभोक्ता की बचत हो गई। आप इसको दूसरे तरीके के डायग्राम से भी समझा सकते थे कि पहली बार में मान लीजिए इतनी यूटिलिटी मिल रही है लेकिन प्राइस इतना पे करना पड़ रहा है, तो ये जो स्थिति है ये उपभोक्ता की बचत हो गई। दूसरी बार मान लीजिए आपने इतना प्राइस पे यूटिलिटी मिली लेकिन इतना ही प्राइस पे किया, तो ये आपकी उपभोक्ता की बचत हो गई। तीसरी वाली में मान लीजिए ये है आपका प्राइस है, तो इसका मतलब है उपभोक्ता बचत नहीं हुई। तो इस तरीके से भी आप डायग्राम को समझा सकते हो। अगले पार्ट में वो बोल रहा है कि अगर कीमत बढ़ती है या घटती है तो इस उपभोक्ता बचत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 2 अलग अलग डायग्राम बनाने, यानी कि एक तरीके से मैं तो इसी में दिखा रहा हूँ लेकिन आपको अलग से डायग्राम बनाना है जिसमें बताना है कि यार कीमत बढ़ जाती है तो ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा एक तरीके से ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, यानी कि अब उपभोक्ता की बचत केवल ये वाली होगी, यानी कि ये हिस्से का पूरा लॉस हो जाएगा। ये हिस्सा उपभोक्ता की बचत की हानि हो गई। आपको पूरी तरीके से इसे एक्सप्लेन करके समझाना है। और अगर मान लीजिए प्राइस गिर जाती है तो ये उपभोक्ता की बचत हो गई, दिस वन। अब उपभोक्ता की बचत ये वाली होगी क्योंकि उपभोक्ता पहले से ज़्यादा वस्तु खरीदेगा। यानी कि आपको समझाना है कि कीमत गिरने से उपभोक्ता की बचत बढ़ती है और कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की बचत घटती है। सेम चीज़ को आप तालिका के माध्यम से भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू भी बोल सकते हो, लेकिन आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि उपभोक्ता बचत किस तरीके होगी। बच्चों इसमें आपको केवल मार्शल का ही बताना है, हिक्स का आपको नहीं बताना है, ठीक है। अगर हिक्स का बोलेगा तो इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से बोलेगा,
अगर इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से नहीं बोल रहा है तो आपको मार्शल वाला ही बनाना है, जो कि उपयोगिता विश्लेषण के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या आया था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता बचत की विवेचना कीजिए, कर दी। यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि और कमी होती है तो उपभोक्ता अतिरिक्त पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। बहुत सारे डिटर्मिनेंट है, नेचर ऑफ कमोडिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, टाइम पीरियड है। तो मैं अब डिटेल आपको नहीं करा रहा हूँ। आप अगर नहीं आता है आपको तो आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को कैसे क्लियर करोगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन बेसिकली आपको इसमें ये बताना है कि डिमांड कब इलास्टिक होगी और कब इनइलास्टिक होगी, या कब लोचदार होगी कब बेलोचदार होगी। आपको ये वीडियो में मिल जाएगा, नोट्स में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। यानी कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, मांग की लोच किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये सब आपको बताना है। फिर बोल रहा है कीमत 50 रुपये से 50 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो जाती है। तो प्राइस और क्वांटिटी हम ले रहे हैं, 40 से 50 हो गई, और वस्तु की जो मांग है वो 100 से बढ़कर 150 हो जाती है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही गलत हो गया है मुझसे। ये 50 मान लेते हैं, 50 हो जाती है, ठीक है। तो चाप विधि का प्रयोग करते हुए मांग की कीमत लोच के बारे में आपको बताना है। मांग की कीमत लोच किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हमारा मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला लगता है तो हमारा फॉर्मूला ये वाला लगता है, ये दिस वन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P0 प्लस P1 इंटू Q0 प्लस Q1। ये वाला फार्मूला होता है का आर्क मेथड का, आप याद रखिएगा। यानी कि आपको क्या करना है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आंसर आप खुद निकाल लीजिएगा। डेल्टा Q यानी कि 50, डेल्टा P यानी कि 10 इंटू P0 P1, आप दोनों को जोड़ दीजिएगा 90 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 150 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप अपना आंसर जो भी है वो निकाल सकते हो। आप चाहोगे तो मैं भी निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 3 आएगा और ये 30, यानी कि 3 आंसर आपका बच जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आप आंसर दे सकते हो अपनी तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो ये आप बहुत ही सिंपल है, आप बता दोगे मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में जो भी आपका रिलेशनशिप है कि जब एमयू बढ़ता है तो टीयू इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एमयू घटता है तो टीयू घटती रेट दर से बढ़ता है। जब एमयू कांस्टेंट रहता है तो टीयू कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। हालांकि एमयू घटता नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहता लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से, लेकिन हाइपोथेटिकल केस हम मान के चले तो ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती है, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है तो टोटल यूटिलिटी गिरती दर से बढ़ती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य हो जाएगी तो जो आपकी कुल उपयोगिता है वो आपकी एक तरीके से कह सकते हो 0 पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। इसके अलावा यहां पे आपसे पूछा गया है कि टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी कंज्यूमर एलोकेट एक्सपेंडिचर अमंग गुड्स सो दैट इक्वल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ मनी ऑफ ईच कमोडिटी। तो देखिए बच्चों, यहां पे ये वाला जो टॉपिक है ना, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को बता रहा है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को कुछ भी नहीं करना आपको, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सम सीमांत उपयोगिता नियम बोलते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये आप दे सकते हो। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि MUX इक्वल टू PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को टेबल के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप समझाइएगा, लेकिन इसके अंदर आपको बेसिकली सम सीमांत उपयोगिता नियम ही समझाना है। इसके अलावा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि घटिया वस्तु की स्थिति में कीमत में कमी होने पर उत्पन्न आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को वर्णन कीजिए। यानी कि अगर प्राइस में कमी होती है तो किस तरीके से प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं एक बार, वैसे तो मैंने कई बार बताया हुआ है। तो सबसे पहले प्राइस इफेक्ट क्या है ये आप बताइएगा, प्राइस इफेक्ट से किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट निकलते हैं ये आप बताइएगा, और लास्ट में आप बताइएगा कि किस तरीके से जोड़ के बनता है। तो ये जरूर बताइएगा, इसके बिना आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप बताइए प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, कीमत में गिरने से
प्राइस कीमत प्रभाव क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है। प्राइस के फॉल करने से जो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है उसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं। दो वजह होती हैं, एक तो इनकम इफेक्ट की वजह से, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। डिटेल हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से कराई हुई है, नोट्स के माध्यम से कराई हुई है, अब वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो प्राइस इफेक्ट सबसे पहले समझाइएगा, उसके बाद बताइएगा किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को जोड़कर हमारा प्राइस इफेक्ट बनता है। और क्योंकि ये गुड्स जो केस बनाया गया है वो बनाया गया है किसका, गिवन गुड्स का, सॉरी इंफीरियर गुड्स का। तो इंफीरियर गुड्स के केस में आप बताइएगा कि प्राइस के, अब ये बढ़ने का बोल रहा है गिरने का बोल रहा है, एक बार ये भी देख लेते हैं। वस्तु की कीमत में कमी का, अच्छा कीमत में कमी हो रही है, ठीक है। तो कीमत में कमी होने से मान लीजिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, फिर प्राइस में कम होने से ये ऊपर की तरफ आगे की तरफ चला गया, दिस इज ये, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, इस जगह आएगा, ओके। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो सबसे बड़ा होगा। डायग्राम टच करते हुए बना दीजिएगा, आप स्पष्ट साफ बनाना है। मान लीजिए आपको लगता है कि साफ ही डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से साफ डायग्राम बनेगा। मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, बहुत ही सरल तरीका। सबसे पहले ये लाइन बनाइएगा नंबर 1, दूसरी लाइन बनाइएगा नंबर 2 और तीसरी लाइन बनाइएगा नंबर 3 इसके पैरेलल, यानी कि 2 के पैरेलल में। अब एक पॉइंट आपको इसके ऊपर लेना है, इसको आप ए बोल दीजिए, एक इसके ऊपर बोलना है, इसको सी बोल दीजिए, और ये एक ही डिफरेंस कर्व से इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ये IC1 हो गया। यानी कि यहाँ से लेके ये वाला हमारा XA से लेके XC तक हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है हर केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में भी यहाँ पे आता है, क्योंकि हम ये गुड्स जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं इंफीरियर गुड्स के केस में A और B के पॉइंट मिड में B आएगा, ऐसा। तो यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, दिस वन, ये हमारा कहलाएगा प्राइस इफेक्ट, और ये जो पीछे की तरफ लौट रहा है ये कहलाएगा हमारा इनकम इफेक्ट। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको केवल हिक्स का मेथड ही एक्सप्लेन करना है, कोई और मेथड एक्सप्लेन करना नहीं है। यही डायग्राम बनेगा, कोई और डायग्राम बनना नहीं है। लेकिन आप प्राइस इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये आप जरूर समझाइएगा। बाकी का पॉइंट आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों थर्ड के, पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषता है बता दीजिएगा। अल्पकाल में किस प्रकार संतुलन होता है। तो आप सबसे पहले बताइएगा कि संतुलन के लिए क्या है कि इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, और जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्शन करेंगे वो इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड हो जाएगा। फर्म जो है वो प्राइस को एक्सेप्ट करती है, यानी कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये वाला बन गया। इक्विलिब्रियम तब होता है फर्म का जब MC/MR को नीचे से इंटरसेक्शन करे, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। ये अलग अलग रहेगा, मैं बनाइएगा, मैं तो एक साथ आपको बना के दिखा रहा हूं। अब अल्पकाल में 4 कंडीशन पॉसिबल है। पहला, मैं कलर चेंज कर लूंगा, पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये 1 हो गया। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा लॉस, चौथा शटडाउन। शटडाउन में क्या होता है, AR = ABC होता है, ठीक है। तो ABC का डायग्राम बना के भी आप इसको दिखा सकते हो। तो 4 कंडीशन आपको बतानी है, एबनॉर्मल, नॉर्मल और इसके अलावा लॉस और शटडाउन, ये 4 कंडीशन इसमें बनती है। मैं एक बार आपको कंडीशन लिख देता हूं। पहली, जिसमें एवरेज रेवेन्यू होता है बड़ा एवरेज कॉस्ट से। दूसरी, एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के। तीसरी, एवरेज रेवेन्यू स्मॉल होता है एवरेज कॉस्ट के। और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ये 4 कंडीशन आपको एक्सप्लेन करनी है, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर्गत संतुलन मात्राओं और कीमतों की तुलना कीजिए। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके बच्चों। ये वाला अब मुझे नहीं पता कि मैंने करवाया कि नहीं करवाया, हालांकि वीडियो के माध्यम से तो मैंने करवाया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। इसमें तुलना करनी है, लेकिन केवल और केवल, मतलब वैसा डिफरेंस नहीं करना कि इसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं, इसमें एक विक्रेता होता है, ऐसा वाला डिफरेंस नहीं करना। केवल आपको उत्पादन का और कीमत का निर्धारण करना होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना होता है। देखिए शर्त याद रखिएगा, नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन तब होता है जब MC/MR इक्वल होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में MC और MR इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि हमारा डिमांड एंड सप्लाई ये इक्वल होते हैं, क्योंकि जो MC होता है, क्योंकि AR और MR बराबर होते हैं,
ए आर और एम आर बराबर होते हैं, और क्योंकि ए आर डिमांड कर्व है तो ये हमारा डिमांड कर्व भी हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? ए आर एम आर और डिमांड कर्व एक होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, और जो एम सी होता है वो सप्लाई कर्व होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस केस में डिमांड एंड सप्लाई बराबर होते हैं फर्म के लिए, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। मोनोपोली के केस में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली के केस में सिंपल रूल ये है कि एमसी और एमआर इक्वल होना चाहिए। हालांकि रूल यहां पे भी यही है, लेकिन यहां पे डिमांड सप्लाई वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती। मैं डायग्राम से समझाता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, यानी कि यहां पे मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक बराबर है, जबकि ये वाली कंडीशन जो है ये मोनोपोली की है। यहां पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग है। बिल्कुल सिंपल सी बात आप समझ लीजिएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों फर्मों के लिए एक ही कॉस्ट कर्व है, यानी कि दोनों के लिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक ही है। तो जब दोनों के लिए एक ही मार्जिनल कॉस्ट कर्व है तो हम ये वाला मार्जिनल कॉस्ट ले लेते हैं सिंपल तरीके से, या इसी पॉइंट पे कटवा देते हैं। खैर कहीं भी कट गया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब अगर मोनोपोली की बात करें तो हम इसको एम लिख देते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में इसको हम पी लिख देते हैं। मोनोपोली के केस में इक्विलिब्रियम तब होता है जब एमसीएमआर को नीचे से काटे। अब देखिए यहां पे इक्विलिब्रियम है मोनोपोली का, यानी कि ई एम बोल देते हैं इसको हम। इसका मतलब ये इतनी क्वांटिटी बेचेगा जिसको हम क्यू एम बोल देते हैं, और ये वाला प्राइस चार्ज करेगा जिसको कि हम पी एम बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये क्वांटिटी इतनी बेचेगा और प्राइस इतना चार्ज करेगा। अब मोनोपोली की परफेक्ट कंपटीशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, जिसको कि हम नाम दे देते हैं ई पी। इसका मतलब ये कितनी क्वांटिटी बेचेगा? ये क्वांटिटी बेचेगा क्यू पी और प्राइस चार्ज करेगा पी पी। इसका मतलब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मोनोपोली के केस में जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्वांटिटी जो होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मोनोपोली के केस में ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा, और क्वांटिटी जो होगी परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस कम चार्ज किया जाएगा। इसी को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम यही बनेगा, कोई और डायग्राम बनना नहीं है। बाकी का आप जो भी लिखोगे वो टू दी पॉइंट नहीं होगा। हालांकि आप अलग अलग डायग्राम बना के दिखा सकते हो, लेकिन कंक्लूजन हमें ये निकालना है जो इस पूरे के पूरे डायग्राम में लिख लेगा या इस पूरे के पूरे टॉपिक में लिख लेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मोनोपोली में प्राइस ज़्यादा होता है, क्वांटिटी कम होती है। यही चीज़ आप कंक्लूजन लिख लेगा, कोई और कंक्लूजन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है डिफाइन दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये तो डिफाइन आप कर ही लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ, जिसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन। तो केवल इसमें लॉन्ग रन बताना है, जिसमें आपको बताना है किस तरीके से जो प्रक्रिया है शॉर्ट रन प्रॉफिट की या शॉर्ट रन लॉस की वो खत्म होती है। यानी कि अगर मान लीजिए एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो नई फर्में आ जाएंगी, नई फर्में आएंगी तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ने का मतलब ये होगा किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो घटता रहेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको वही समझाना है। अल्टीमेटली इस केस में दीर्घकाल में इसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सामान्य लाभ होता है। बच्चों ये भी वीडियो के माध्यम से हमने करवाया हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक, और एकाधिकारी प्रतियोगिता की व्याख्या आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। बच्चों अल्पाधिकार किसे कहते हैं ये भी हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है, जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं जो कि परस्पर प्रतियोगिता करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा होती है। गेम थ्योरी, देखिए गेम थ्योरी को आप इंपॉर्टेंट आप समझिएगा। हालांकि बीपीएससी में गेम थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादातर आए नहीं है, लेकिन गेम थ्योरी से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है गेम थ्योरी के बारे में। तो बच्चों गेम थ्योरी बहुत ही सिंपल सा है। गेम थ्योरी हमें बताती है कि आखिरकार जब दो प्रतिस्पर्धी लोग होते हैं तो किस तरीके से वो नैश इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं, यानी कि ऐसा खेल जहाँ पर नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है। तो दो तरीके के बिहेवियर हैं, जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम, दोनों के बारे में डिटेल हमने करवाई हुई है। बेसिकली आपको यहाँ पे जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम का एक एक एग्जांपल देके बताना है। आप चाहो तो जीरो सम गेम का एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें एक का प्रॉफिट जो है
वो दूसरे का लॉस होता है। नॉन जीरो सम गेम का भी एग्जांपल दे सकते हो, इसमें दोनों को प्रॉफिट और दोनों को लॉस हो सकता है। तो डिटेल में बच्चों आपको शॉर्ट में बता दिया है, अब आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इन सबका आंसर करने आपके साथ बैठूंगा। तो 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है न्यूनतम लागत सिद्धांत। ये न्यूनतम लागत सिद्धांत आप जिसे लीस्ट कॉस्ट मेथड कहते हैं, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में विद द आइसोक्वांट कर्व 2 तरीके से पॉसिबल है। पहला तरीका तो ये होता है कि आपको कॉस्ट गिवन है, तो गिवन कॉस्ट में आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट पे पहुंचना है। यानी कि मान लीजिए ये Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये आपको 100 का प्रोडक्शन देगा, ये 200 का प्रोडक्शन देगा, ये 300 का प्रोडक्शन देगा। तो ये वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन है, दूसरा मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट का मतलब है जब आपको आउटपुट गिवन है तो आपको मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट को अचीव करना है। मिला नहीं, मिला देते हैं इसको, ये वाला पॉइंट। इस तरीके से बच्चों आप इसको करोगे, यानी कि आपको दोनों ही मेथड को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा अनादिमान वक्र की सहायता से श्रम का पूर्ति वक्र एक निश्चित मजदूरी दर के बाद पीछे मुड़ता है। बच्चों ये वाला जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, टॉपिक है, अनादिमान वक्र की सहायता से समझाना है, लेकिन ये लिया गया डिस्ट्रीब्यूशन से है। यहाँ पर आपको ये वाला डायग्राम बनाना होता है बच्चों, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर वो 24 आवर मजदूरी करता है तो वो OA पैसे कमाएगा, अगर मजदूरी दर बढ़ती है तो वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, और मजदूरी दर बढ़ती है तो वो और ज़्यादा पैसे कमाएगा। यहाँ पे आराम दिया गया है, रेस्ट लिख देता हूँ मैं, आराम, यानी कि उसकी सैलरी मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है उसको 1 आवर 1000 पर आवर, यहाँ मिल रहे हैं उसको 2000 पर आवर, यहाँ मिल रहे हैं उसको 3000 पर आवर। तो जब 1000 से 2000, अब मान लीजिए वो इतना आराम कर रहा है, या मान लीजिए वो इतना आराम कर रहा है, यानी कि ये वर्क है, ये वर्क है, इतना वो वर्क कर रहा है, सॉरी ये रेस्ट है, ये रेस्ट है, इतना वो रेस्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा वर्क का हो गया, दिस इज द वर्क, और इतनी गुड्स खरीद पा रहा है। अब अगर मान लीजिए उसकी सैलरी बढ़ती है, पर आवर वेज बढ़ता है, तो वो ज़्यादा काम करेगा, यानी कि उसका जो वर्किंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सैलरी और ज़्यादा बढ़ती है तो वो कम काम करेगा। तो इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व की सहायता से हमने ये बनाया। अब जब हम इसको दूसरे डायग्राम पे दिखाएंगे तो हम बताएंगे कि जब सैलरी इतनी थी तो हमने इतना काम किया, जब सैलरी बढ़ी, वेज बढ़ा, तो हमने ज़्यादा काम किया, और जब वेज बढ़ा तो हमने कम काम किया, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड बाइंडिंग हो गया। तो ये एक्सप्लेन करना है बच्चों आपको, कुछ और एक्सप्लेन करोगे, करते रहो, नंबर नहीं मिलेंगे, जितना मर्जी आप इस पर फोकस कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये आप ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता, बेसिकली ये शॉर्ट नोट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल 2 तरीके की होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब है जो फर्म के एफर्ट के द्वारा मिल रही हैं। टेक्निकल इकोनॉमीज है, मैनेजर इकोनॉमिक्स है, लेबर इकोनॉमिक्स है, परचेज सेल्स इकोनॉमीज हैं। यानी कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो किस कारण से आपकी कॉस्ट गिरती है, ये आपको बताना है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कई तरीके की होती है, यानी कि कॉस्ट क्यों बढ़ती है। इंटरनल डिसइकोनॉमीज भी है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज भी है। वीडियो के माध्यम से सब कुछ ऑलरेडी कराया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो इसको। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो एनवेलप कर्व नहीं होता, जबकि एसी कर्व एनवेलप कर्व होता है। तो इसमें आपको एसी कर्व किस तरीके से डेरिवेट होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वो आपको समझाना है, और मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से डेरिवेट होता है वो भी आपको समझाना है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इस तरीके से बनता है, शॉर्ट रन एसीसी को जोड़कर ऐसे करके बनाते हैं हम। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हो। एवरेज कॉस्ट कर्व तो एनवेलप कर्व होता है, यानी कि सभी एसएससी को ढक लेता है वो, ऐसा लॉन्ग रन एवरेज। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में ऐसा नहीं होता, तो ये आपको समझाना है। डिटेल में बच्चों नोट्स भी है, वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी बच्चों हमने ऑलरेडी कई बार करवाया हुआ है। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आपको देनी है, जिसमें लेबर और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके एजम्पशन आप बता सकते हो, उसकी फीचर्स आप बता सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही नंबर लेकर आ पाओगे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से तो हमने आपको बताया किस तरीके से पेपर बनता है। एक और टेस्ट हम लेंगे बच्चों का, जो कि हमारे पेड वीडियो है उनको तो फ्राइडे थर्सडे को ही मिल जाएगा। तो थर्सडे को हम एक और टेस्ट लेने वाले हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। तो मैं थर्सडे यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दूंगा, और फ्राइडे हम उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो अगर आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहना चाहते हो तो आप
वहाँ से भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। हालांकि कॉपी हम उन्हीं की चेक कर पाएंगे जो कि हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 67 बीपीएससी की भी हम तैयारी कराने वाले हैं। टेस्ट सीरीज जो है वीकली हमारा टेस्ट हुआ करेगा। हालांकि अभी हम क्या कर रहे हैं, वीक में 2 बार टेस्ट ले रहे हैं, बाद में हम इसको वीकली के रूप में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों वीक में 2 बार भी टेस्ट हो सकता है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये हमारा का पूरा पेपर हमने सॉल्व किया। तो एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हो बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।